गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस की क्लास कर रहे हैं और उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी का, है ना। तो उसी में आज जो हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ सिलेबस हमारा है कि गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास। तो आज की जो क्लास हमारी होगी वो इसी इसी पॉइंट पे होगी, ठीक है। और इसमें भी आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी समावेशी विकास के बारे में, ठीक। और इसके पहले गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय, ये तीनों चैप्टर हो चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है समावेशी विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक। समावेशी विकास के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सब टॉपिक जो इसके हैं, पॉइंट हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो यही है कि आखिर समावेशी विकास होता क्या है ना? इसकी अवधारणा क्या है और इसके जो विकास के जो तत्व हैं वो क्या-क्या होते हैं, ठीक? दूसरी बात, समावेशी विकास के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं, है ना? और तीसरी बात ये पढ़ेंगे कि आखिर भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है ना? तो जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है, ये तो इसके कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि आखिर समावेशी विकास होता क्या है और इसमें किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अब आती है बात कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जो सवाल बनते हैं, मेंस के जो सवाल बनते हैं, वो बनते कहाँ से हैं? वो बनते हैं आपके पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6 से बनते हैं, ठीक है? यूपी पीसीएस में अगर पूछेगा तो वो उसमें जो है समावेशी विकास की अवधारणा क्या है, ये छोटा-सा सवाल बन सकता है। लेकिन साथ में जो अभी तक का ट्रेंड रहा है उसमें जो सबसे अहम रहा है वो रहा है पॉइंट नंबर 4 कि भारत में समावेशी विकास की चुनौतियाँ क्या रही हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई साल पूछा गया है। इवन कि 2022 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 21 में पूछा गया लगातार, है ना? इसके अलावा हम जब यूपीएससी की बात करते हैं तो उसमें उसमें ये सवाल कई बार पूछा गया है कि समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, जो कि पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है, ठीक? इसके अलावा भी क्या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर समावेशी विकास के लिए काम किए जा रहे हैं, तो वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं और उनमें किन-किन तरह के विकास की बात कही जा रही है? तो उसको हम लोग अन्य विविध रणनीतियों के बारे में उसमें चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो ये जो आपके पैटर्न है और इस पर जो है सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद 3, 4, 5 और 6 जो जहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? कि भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्या है और समावेशी विकास की चुनौतियाँ क्या रही हैं? उसके बाद 5वीं बात, समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जाते हैं? ये आपका यूपी पीसीएस में कई बार जो है पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है? और जो फ़ेवरेट टॉपिक रहा है यूपी पीसीएस का वो रहा चुनौतियाँ, है ना? यूपी पीसीएस की जो का पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था कि भारत में समावेशी विकास की चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो छठा पॉइंट है उसमें जो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर समावेशी विकास की बात कही जाती है तो उन क्षेत्रों को भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे, ठीक है? जैसे मनरेगा में क्या सुधार किए जा रहे हैं, कौशल विकास में क्या सुधार किया किया जा रहा है, संसाधनों की जो दक्षता है उसमें क्या रणनीति अपनाई जा रही है ना? तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर के पॉइंट नंबर 10 तक ये जो आपके अन्य रणनीतियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद जो लास्ट हमारा होगा पॉइंट नंबर 7 कि विगत वर्षों में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है उसमें कौन-कौन से सवाल पूछे गए मेंस के, उसमें उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर समावेशी विकास होता क्या है, ठीक है? देखिए, अगर हम एक आम बोलचाल की भाषा में कहें कि समावेशी विकास क्या होता है, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि समाज के सभी वर्गों समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, है ना? समान अवसर उपलब्ध करवाना और साथ में संसाधनों का संसाधनों का समान वितरण करवाना, है ना? समान वितरण करवाना, है ना? जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि समाज के जो भी वर्ग है, अमीर-गरीब चाहे वो अमीर-गरीब हों या फिर जो भारत में जाति व्यवस्था है उसके अनुसार अगर कोई वर्ग हो, ठीक है? तो
जो भी नियम बने, जो भी लाभ सरकार उनको दे, ठीक है? तो वो सभी वर्गों को पहुँचे, है ना? तो जब हम इस विकास की बात करते हैं, तब इसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। तो इस समावेशी विकास के अंतर्गत सभी वर्ग शामिल होंगे, साथ में उनके लिए सभी के लिए समान अवसर की उपलब्धता होगी और जो संसाधनों का वितरण होगा वो सभी के लिए बराबर किया जाएगा। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तब हम कहते हैं कि हम समावेशी विकास की बात कह रहे हैं, ठीक? चलिए, अब उसी को अगर हम किताबी भाषा के रूप में देखें, तो उसमें कुछ ऐसे संगठन हैं जो समावेशी की क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन्होंने कुछ परिभाषाएँ दी हैं, उनको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जो सबसे पहला है, वो है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओईसीडी। इनके अनुसार समावेशी विकास क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इनके अनुसार समावेशी विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करता है। देख रहे हैं, वही बात जो मोटी मोटी अभी अभी आपको हमने बताई थी कि समावेशी जो विकास होता है वो आर्थिक विकास का एक आर्थिक विकास है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करता है, अवसरों का निर्माण करता है। और इसी प्रकार वर्धित समृद्धि के लाभों को, अब इससे जो लाभ मिलेंगे उसका मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों ही अर्थों में संपूर्ण समाज में निष्पक्ष रूप से वितरित करता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो समावेशी विकास है वो पहली बात तो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए है, ठीक है, और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करता है, साथ में जो संसाधनों का वितरण है वो भी निष्पक्ष रूप से सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं, ठीक। इसको थोड़ा-सा और डिटेल में जब हम जानते हैं, तब ये कहते हैं कि समावेशी विकास इस सिद्धांत को मूर्त रूप देता है कि धन सृजन, आर्थिक स्वतंत्रता तथा समान अवसर सह-अस्तित्व में रहते हैं। मतलब ये कि जो हमारा समावेशी विकास है, उसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं और तीनों एक साथ ही पाए जाते हैं। अगर कहीं किसी अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास की बात होगी, तो उसमें हम देखेंगे कि धन का सृजन करना, ठीक है? आर्थिक स्वतंत्रता और समान अवसर, ये तीनों एक साथ पाए जाएँगे, ठीक? आगे देखते हैं। यह अवधारणा इस विचार को बढ़ावा देती है कि एक समाज दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति करने के साथ-साथ स्वतंत्र और समता मूलक भी हो सकता है। ठीक है, वही बात जो ऊपर लिखी गई है, उसी को थोड़ा-सा और डिस्क्राइब करके लिखा गया है। ये तो बात होगी ओईसीडी की, ठीक है। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि यूएनडीपी ने क्या कहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने क्या कहा समावेशी विकास के बारे में? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि समावेशी विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की दृष्टिकोण परिणाम और प्रक्रिया दोनों पर आधारित है। परिणाम क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, आइए देखते हैं। तो यूएनडीपी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में सहभागी होने में समर्थ होना चाहिए और लाभों को समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कहीं समावेशी विकास की बात हो तो उसमें समाज का हर वर्ग सम्मिलित हो, काम करे और उसका जो लाभ हो, उस लाभ का जो वितरण हो वो वह सब में समान रूप से किया जाए। ठीक? अच्छा, एक बात और, आप ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो हमारा विकास कार्यक्रम है, ठीक है? उन्होंने ही कहा कि सतत विकास के जो लक्ष्य बनाए गए हैं, एसडीजी जो बनाए गए हैं, उसमें प्रत्यक्ष रूप से समावेशी विकास का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे लक्ष्य भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से समावेशी विकास की ही बात करते हैं। जैसे लक्ष्य नंबर 1, लक्ष्य नंबर 2, 3, 4, 8 और 9, ठीक है? ये कुछ ऐसे एसडीजी के लक्ष्य हैं जो समावेशी विकास को ही प्रमोट करते हैं। जैसे लक्ष्य नंबर 1 क्या कहता है? वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है? यह इसका एक लक्ष्य है। तो जब पूरे विश्व से गरीबी को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, सबको एक साथ सम्मिलित करते हुए हम गरीबी को खत्म करने की बात कह रहे हैं। दूसरी बात, 2030 तक भुखमरी की समाप्ति कर दी जाए, यह भी इंक्लूसिव ग्रोथ का ही पार्ट है। ठीक? तीसरी बात ये कह रहा है कि वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को निर्धारित लक्ष्यों तक कम कर लिया जाए, यह भी समावेशी विकास का ही पार्ट है। हम जब चौथी बात कहेंगे, तब इसमें ये देखेंगे कि अगर कोई बच्चा है या कोई बच्ची है, तो उसको समान रूप से शिक्षा भी मिलनी चाहिए, है कि नहीं?
तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि कि वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। ये एसडीजी का लक्ष्य है 4। तो यह भी समावेशी विकास की बात कर रहा है, ठीक? साथ में पॉइंट बी वाला पार्ट कह रहा है कि 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों को वहनीय तथा गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा भी शामिल है, तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शिक्षा से वंचित रह गया तब तो हमारा समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। तो जब तक हमारा जो लक्ष्य है हम सब तक पहुँच नहीं जाते तब तक हमारा जो लक्ष्य है वो उससे हमें हटना नहीं होगा, है ना? तो समावेशी विकास में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 2030 तक हम सभी महिलाओं और पुरुषों को जो है गुणवत्तापूर्ण तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और साथ में साथ विश्वविद्यालय की भी शिक्षा को प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, ठीक? इसके अलावा और किस पर ध्यान दे रहा है? तो वो कह रहा है लक्ष्य नंबर 8 निरंतर प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास और युवा बेरोजगारी को कम करना। युवा बेरोजगारी को भी कम करना, ये किसका पार्ट है? इंक्लूसिव ग्रोथ का ही पार्ट है। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है, लक्ष्य नंबर 9 कि गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, संधारणीय और लचीले और संरचनात्मक संरचना का विकास करना, समावेशी एवं संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा वर्ष 2030 तक रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उद्योग की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करना। मतलब उद्योगों को बढ़ावा देना और बेरोजगारी को कम से कम करना, ठीक है? ये आपका लक्ष्य किसका है? 9। तो अगर ये देखा जाए कि जो एसडीजी के लक्ष्य हैं 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 8 और 9 यह भी कहीं न कहीं समावेशी विकास की ही बात करते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी अवधारणा कि आखिर समावेशी विकास होता क्या है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, है ना? अब हम लोग जान लेते हैं कि समावेशी विकास के तत्व क्या हैं, है ना? कि हम समावेशी विकास में किन-किन बातों पर गौर फरमाते हैं या ध्यान देते हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहला है वो है कृषि विकास, ठीक है? तो कृषि विकास में भाई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे कोई देश हो या हम विश्व की बात करें, तो कुछ जगहों पे जो है कृषि की जो उन्नतशीलता है वो बहुत ज़्यादा है और कहीं पर उनकी जो उन्नतशीलता बहुत कम है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें दोनों क्षेत्रों को एक साथ लेकर के उस पे काम करना है, ताकि जो कृषि का विकास हो वो पूरी तरीके से सभी क्षेत्रों में हो और साथ में उसका जो लाभ मिले वो पूरे विश्व को मिले, है ना? तो जब हम इस भावना से काम करेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं? समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, ठीक? दूसरी बात, इसी प्रकार से औद्योगिक विकास की भी हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात, रोज़गार सृजन की भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा है और लोग मिल नहीं रहे हैं, ठीक है? तो ये जो असमानता है इसको दूर करने की हम जब बात करते हैं, जब इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं कि ताकि दोनों लोगों को जो है समान रूप से अवसर मिल सके, तब हम किसकी बात करते हैं? समावेशी विकास की बात करते हैं। चौथी बात है गरीबी को घटाना। ये सबको पता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो यही है कि हम गरीबी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम कर सकें, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, कृषि का विकास कर सकें, उद्योगों का विकास कर सकें, है ना? पांचवी बात करते हैं आय का समान वितरण हो सके, है ना? कुछ अभी आपको आगे एक फैक्ट मिलेगा जिसमें ये बताया गया है कि विश्व के बहुत कम जनसंख्या के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या के पास बहुत कम संपत्ति है। तो कहने का मतलब ये कि जो आय का जो वितरण है वो क्या है? असमान रूप से है। तो इस आय के असमान वितरण को कम से कम करना है, ठीक है? बराबर करना है लगभग। तो यह भी समावेशी का पार्ट है। सामाजिक क्षेत्र की का विकास करना है, ठीक है? क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लानी है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वहाँ की रोड कमज़ोर है, वहाँ पे खेत नहीं है या वहाँ पे खेतों की उपलब्धता नहीं है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, ठीक है? वहाँ अच्छे खेत हैं। तो इनका जो असमानता है इसको भी दूर करने की बात कही जा रही है। और जो लास्ट बात है वो है पर्यावरण संरक्षण की बात। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जो है डिफाइन करता है कि मानव कब तक पृथ्वी पे रह पाएगा, है ना? तो ये जो हमने आपको बताया पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 8 तक, ये है समावेशी विकास की प्रगति के तत्व। हम इनको शामिल करते हुए अपने समावेशी विकास की बात करते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर समावेशी विकास के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है ना?
आइए देखते हैं किन-किन क्षेत्रों को शामिल करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि हम जब समावेशी विकास की बात करेंगे तो समाज के प्रत्येक वर्ग की बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब हम संसाधनों की बात करेंगे तो हम संसाधनों के समान वितरण की बात करेंगे, ठीक है ना? उसी प्रकार से हम किन-किन क्षेत्रों को समावेशी विकास में शामिल करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे हम जब किसी समाज के समावेशी विकास की बात करेंगे, तो उसके सामाजिक पहलू को भी देखेंगे, ठीक है? उसके सामाजिक पहलुओं में जो-जो असमानताएँ हमको दिख रही हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ में उसके आर्थिक पहलू को देखेंगे, ठीक है? आर्थिक रूप से अगर कहीं असमानता है, तो उसको दूर करने की बात करेंगे। अगली बात करेंगे राजनैतिक रूप से, अगर कहीं राजनैतिक असमानता हमको दिख रही है, तो उसको भी दूर करने की बात करेंगे। और लास्ट में आती है पर्यावरण और हितधारक, ठीक है? अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर सामाजिक में क्या-क्या बातें आती हैं, जैसे वहनीय शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक रूप से समतापूर्ण व्यवहार, ठीक है? लैंगिक असमानता और क्षेत्रीय समानता। हम इन सारे पॉइंट्स को मर्ज करते हुए उनके सामाजिक समावेशी विकास की बात करेंगे। हम दूसरी बात करेंगे आर्थिक की जब बात करेंगे, तो आर्थिक की बात ये है कि वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन बराबर रूप से हो। भाई हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसके पास आय अच्छी हो, ठीक है? हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि अगर सरकार की कोई योजना है तो उन तक डायरेक्ट पहुँच सके, है ना? कृषिगत विकास अच्छा होना चाहिए, है ना? गुणवत्तापूर्ण रोज़गार मिलना चाहिए, संयोजकता एवं संचार अच्छा होना चाहिए। साथ ही बाह्य आघात के प्रति प्रत्याशता होनी चाहिए, है ना? तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर हम उनके आर्थिक समावेशन की बात करेंगे, है ना? आर्थिक समावेशी विकास की बात करेंगे। तीसरी बात है राजनैतिक विकास की, तो इसमें हम कहेंगे दीर्घकालिक दृष्टिकोण एवं नियोजन की बात करेंगे, है ना? पारदर्शी एवं कुशल शासन की बात करेंगे, सुरक्षित सीमाएँ हमारे देश की होनी चाहिए और सबसे लास्ट बात जो है, वो है भेदभाव से पूर्ण शून्य भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ठीक है? तो जब हम इन सारी चीज़ों को या इन असमानताओं को या जो ये जो समस्याएँ हैं, इनको जब दूर करते हुए बात करते हैं, तब हम बात करते हैं कि राजनीतिक समावेशी विकास की बात हो रही है। इसके अलावा जो पर्यावरणीय विकास है, उसकी जब बात करेंगे, तो अपशिष्टों का निम्नीकरण होना चाहिए, ठीक है? धारणीय विकास होना चाहिए, वनस्पति एवं जंतुओं का संरक्षण होना चाहिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भावी पीढ़ियों के लिए ज़रूरतों का समावेशन होना चाहिए। इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है? कि हमारी जो सरकार है, वो किस प्रकार से होनी चाहिए। अगर सरकार में कोई समस्या है या उनकी नियमों को इम्प्लीमेंट करने में कोई समस्या आ रही है, तो उसको भी हमें दूर करने की बात हमको करनी चाहिए। जो हमारे निजी क्षेत्र हैं, ठीक है? जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं, ठीक है? या जो हमारे नागरिक समाज है या जो मीडिया है, ठीक है? अगर इनमें भी कहीं असमानता दिख रही है या इनके भी नियमों में कहीं कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो उसको भी हमें करना चाहिए। तब हम जब इतने सारे पहलुओं को एक साथ मर्ज करते हुए किसी विकास की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। तो मोटा-मोटा मतलब ये हुआ कि जब हम किसी समाज के सभी वर्गों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकास की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है? ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट की बात। अच्छा, इसी के बाद देखो 2 बातें और लिखी हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 इसको भी पढ़ लीजिए। अब जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, उसी का निचोड़ यहाँ पे 2 लाइन में लिख दिया गया है, कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समावेशी विकास गरीब एवं असहाय लोगों के विकास की रणनीति है। ठीक है? जहाँ गरीब न केवल विकास प्रक्रियाओं के लाभार्थी बनते हैं, बल्कि इसमें भाग लेकर योगदान भी करते हैं। ठीक है? दूसरी बात, समृद्धि, लिंग, गरीबी और पर्यावरण की अन्योन्याश्रयता की पहचान करना समावेशी विकास का मूल है। ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ कि जो समावेशी विकास के जो तत्व हैं, है ना? उनमें हम किन-किन को शामिल कर रहे हैं? उसमें समृद्धि को शामिल कर रहे हैं कि सब लोग समृद्ध हों। उसमें कोई लिंग भेद ना आए, ठीक है? कोई गरीबी-अमीरी का भेद ना हो और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है? इन सबको मर्ज करते हुए एक विकास की बात करते हैं और वो होता है हमारा समावेशी विकास। ठीक? तो ये तो बात होगी हमारी कि समावेशी विकास के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में भी आपके सवाल पूछे गए हैं और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। ठीक?
तो अगर हम भारत की बात करें कि भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है, तो जो सबसे बड़ा मूल रीज़न मिलता है हमको अर्थव्यवस्था में, वो मिलता है कि भारत में गरीबी, असमानता और बेरोज़गारी, ये तीनों बातें जो है एक साथ मौजूद हैं। तो इनको दूर करके एक सभ्य समाज या एक समृद्ध समाज की जब हम कल्पना करते हैं, तो उसके लिए समावेशी विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है? इसमें वही बात बताई बताई जा रही है कि गरीबी, असमानता और बेरोज़गारी ये हमारे देश में समस्याएँ हैं और इन्हीं के समाधान हेतु भारत में समावेशी विकास की जो है ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है? आइए तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में अगर गरीबी की बात करें तो उसकी स्थिति क्या है? और उसके बाद हम जानेंगे कि भारत में गरीबी पर जो आर्थिक सुधार अभी तक हमारी सरकारों ने की हैं, उनका क्या रिज़ल्ट आया है? या उनकी उनकी प्रक्रिया किस प्रकार रही है? किस दृष्टिकोण से उन्होंने सुधार करने की बात कही है ताकि हमारे देश का जो समावेशी विकास हो सके। चलिए, तो अब वर्तमान समय में जो देश की स्थिति है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ पिछले वर्षों से इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। जैसे नीति आयोग एक परिचर्चा पत्र जारी करता है और उन्होंने जो है 2005 और 6 में एक पत्र जारी किया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और ये बात कही गई है 2005 की, है ना? जिसमें ये बत गई थी, जो कि द वर्ष 2013-14 में 29.17% से घट करके 2022-23 में 11.28% हो गई है, ठीक है? 2013 और 14 में जो हमारी गरीबी थी, वो कितनी थी? 29.17% थी, जो कि 2022-23 में घट करके 11.28% रह गई है। अर्थात इसमें जो कमी आई है, वो आई है 17.89% की कमी आई है। ये आंकड़े बताते हैं, ठीक है? नीति आयोग के एक का जो एक पत्र आया था, उसमें ये आंकड़े बताए गए हैं कि हमारे देश में अभी जो गरीबी की स्थिति ये चल रही है, ठीक है? उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, तब ये कहते हैं कि पत्र के अनुसार गरीबी के सभी आयामों को समाहित करने वाली महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण विगत 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत संभवतः 2030 से पूर्व ही बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है? भारत सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनके अनुसार हम ये कह पा रहे हैं कि संभवतः ब 2030 से पहले जो हमारा भारत है, वो बहुआयामी गरीबी का जो लक्ष्य को दूर करने का जो लक्ष्य था, उसमें आधा से ज़्यादा जो है, वो पार कर लेगा। ठीक? इसके बाद हालाँकि इन उपलब्धियों के बावजूद भी ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि दशकों से हो रहे आर्थिक विकास स्वचालित रूप से समावेशी विकास में परिणत नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि अब ऐसा नहीं हो पाया है। इस बात का प्रमाण है कि विकास सर्वसमावेशी नहीं रहा है तथा विकास को प्रोत्साहन मात्र देने वाली नीतियों से आगे बढ़ाकर समावेशिता को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सिर्फ नियम बना देने से ही काम नहीं बनने वाला, बल्कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ये बात इसमें कही जा रही है। तो ये कुछ आंकड़े रहे हैं कि भारत में गरीबी का अभी तक की जो है स्थिति कैसी रही है ना? 2022-23 का जो आंकड़ा रहा है वो एक सुखद आंकड़ा रहा है जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम इसको कंपेयर करें 2013 और 14 से तो उसमें 17.89% की कमी आई है, मतलब लोग अब अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसको और अच्छा करना है, तो उसी अच्छा करने के लिए जो हम समावेशी विकास की बात करते हैं, ठीक? ये तो बात हो गई हमारा कि जो है अभी समय गरीबी की क्या स्थिति चल रही है। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट कि भारत में गरीबी पर आर्थिक सुधार के क्या प्रभाव रहे हैं। भारत सरकार ने जो योजनाएँ बनाई हैं, जो नीति आयोग ने योजनाएँ बनाई हैं, उनका क्या रिज़ल्ट रहा, ठीक है? या उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार कर रही थी। तो यहाँ देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन पर बल दिया है और विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, विकासोन्मुख दृष्टिकोण, है ना? यह इस अपेक्षा पर आधारित है कि आर्थिक विकास का प्रभाव समाज के सभी वर्गों के साथ गरीब वर्गों तक भी पहुँचेगा। भारत सरकार ने जो भी योजनाएँ बनाई थी, उनका जो लक्ष्य था वो विकासोन्मुख दृष्टिकोण का था, ठीक है? ताकि जो गरीब तबका है, जो सबसे गरीब है, वहाँ तक भी भारत सरकार की योजनाएँ पहुँच सकें, इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था, ठीक? दूसरी बात, विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 की से
में जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था और उसके बाद से लगातार इस कार्यक्रम को और आगे विस्तारित किया जा रहा है ना? बात करते हैं 1990 की, तो जब उस समय 1990 में जब एलपीजी लाया गया था, मतलब लिबरलाइज़ेशन, उदारीकरण, है ना? प्राइवेटाइज़ेशन, मतलब जो हमारा निजीकरण है, और उसके बाद जो हमारा वैश्वीकरण है, ये जब नीतियाँ अपनाई गई हैं, ठीक है? तब जा कर के हमारा जो देश हुआ, वो थोड़ा-सा समावेशी विकास की दिशा में और आगे आया है, ठीक है? तो वही बात लिखी जा रही है कि 1990 के बाद आर्थिक सुधार एवं स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया गया, ठीक? इतनी बात हो गई। अब इन सुधारों को अगर हम 2 लाइन में कहना चाहें कि क्या निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ, तो उसको जान लेते हैं। तो गरीबी की प्रवृत्ति पर 2 निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला, कि 1991 के बाद गरीबी में 1.3% अंक प्रतिवर्ष की दर से गिरावट आई है, ठीक है? मतलब प्रति वर्ष जो है 1.3% के हिसाब से गरीबी खत्म हो रही है, कम हो रही है। जबकि 1991 से पहले इसकी जो दर थी वो थी 0.44%, ठीक है? इसके बाद अन्य बातों के अतिरिक्त सुधार के बाद की अवधि में गरीबी में तेजी से कमी लाने में शहरी विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक? दूसरी बात, सुधार के बाद की अवधि में 1990 के दशक की तुलना में सन 2000 के दशक में गरीबी में तेजी से गिरावट आई है, और ये बात जो है यूपीएससी में अभी 2 साल पहले प्रीलिम्स में पूछा था, ठीक है? सेम सेंटेंस ही पूछा गया था, है ना? चलिए, तो मतलब ये हुआ कि 1990 की जो दशक था और जो 2000 का दशक था, तो 2000 वाले दशक में गरीबी में तेज़ी से गिरावट आई है, ठीक है? और किसकी तुलना में? 1990 की तुलना में। तीसरी बात, इस बात की पुष्टि कौन करता है? थोड़ा-से और अगर हम अच्छे से इसको देखें, तो तेंदुलकर समिति के अनुसार अकेले वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के दौरान लगभग 138 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। एक समिति आई थी, तेंदुलकर समिति, जिसमें ये बताया गया कि 138 मिलियन लोग 5 वर्षों में 2004 से 2009 के मध्य में जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, ठीक? एक और रिपोर्ट आती है, श्री रंगराजन साहब की रिपोर्ट आती है, ठीक है? इसमें ये बताया गया कि 2009 से लेकर 2010 से वर्ष 2011-12 के दौरान गरीबी में तेज़ी से कमी आई, देखी गई है, और यह गरीबी को कम करने हेतु किए गए सुधारों की सफलता को इंगित करता है, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो हमको गरीबी के बारे में आपको बतानी थी। तो जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता ये है कि भारत में गरीबी है। तो हमने आपको ये बता दिया कि इस समय उसकी स्थिति कैसी है, कि भारत में गरीबी की स्थिति क्या है। तो कुछ आंकड़े आपको दिए गए। अब इस गरीबी को दूर करने के क्या-क्या प्रयास किए गए, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गए, ठीक है? अब इसके बाद हम जब आएँगे चुनौतियों में, तब वहाँ पे थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं, जब हम वहाँ पे आएँगे, तब वहाँ पे गरीबी को दूर करने की जितने भी समस्याएँ हैं, उसको हम वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। साथ में जो गरीबी का एक अलग से चैप्टर है, जिसको अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसमें गरीबी के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, ठीक है? चलिए, एक छोटी-सी बात है कि बहुआयामी गरीबी क्या होती है? जैसे बहुआयामी गरीबी ये 2 प्रकार की, एक है वैश्विक और एक है राष्ट्रीय। तो हम यहाँ पे वैश्विक की बात कर लेते हैं, ठीक है? असल में ये एक इंडेक्स है, जो कि कुछ पॉइंट्स पे जो है चर्चा करता है, और उसके बाद जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, एक अंक बनाता है, उस अंक के आधार पर उस देश की जो है रैंकिंग डिसाइड होती है। इसमें क्या-क्या है? तो जो सबसे पहली बात है कि वैश्विक एमपीआई गरीबी का एक माप है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के क्षेत्रों में गरीब लोगों के समक्ष उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की वंचनाओं को बोलते हैं ठगी, को दर्शाता है। मतलब ये हुआ कि जो एमपीआई है हमारा है, वो गरीबी की एक माप है, जो गरीब लोगों के शिक्षा व्यवस्था को मापती है, उनके स्वास्थ्य को मापती है और उनके जीवन स्तर को मापती है। ठीक है? कि इनमें क्या-क्या सुधार की कमी रह गई है और कितने-कितने सुधार हो गए हैं। तो इस पर एक आंकड़ा प्रस्तुत करती है, और उन आंकड़ों के हिसाब से बहुत सारे देशों की रैंकिंग तय की जाती है, ठीक है? और उसके बाद जो है उनको एक रैंक दे दी जाती है। दूसरी बात, वैश्विक एमपीआई बहुआयामी गरीबी की व्यापकता और इसकी तीव्रता दोनों को दर्शाता है। अच्छा, व्यापकता में क्या आएगा? जनसंख्या में बहुआयामी गरीबों का अनुपात,
और इसकी जो तीव्रता होगी उसमें होगी प्रत्येक गरीब व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली वंचनाओं की औसत संख्या क्या रही है। इन दोनों की जो है बात वो करता है। तीसरी बात कर देते हैं। यह 3 समान भारांश वाले आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की वंचना की जाँच करता है। अब देखिए, कह रहा है कि यह 3 आयाम, कौन-कौन से आयाम? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इनके जो 10 संकेतक हैं, उनके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की जो है के साथ जो ठगी हुई है या जो असमानता आई है, उसकी क्या करता है? जाँच करता है। और यह पहचान करता है कि कौन गरीब है और वे किस प्रकार के गरीब हैं। इसके जो 10 संकेतक हैं, उसके अनुसार जो है यह डिफाइन किया जाता है कि कौन गरीब है और कितना गरीब है, ठीक है? और उसके बाद फिर जो है एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। हम जब भारत की बात करें तो भारत में नीति आयोग जो है एक अपने हिसाब से एक सूचकांक बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं ग्रिग। तो कह रहा है कि नीति आयोग सरकार के सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक GIRG ग्रिग अभ्यास में हिस्से के रूप में वैश्विक बहुआयामी निगरानी तंत्र का लाभ उठाने की योजना बना रहा है, ठीक है? ग्रिक का उद्देश्य क्या है? विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन को मापना और निगरानी करना है, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है क्या करना है? प्रदर्शन को नापना है कि भारत में गरीबी किस प्रकार से कम हो रही है, किस प्रकार से बढ़ रही है, ठीक? साथ ही इन सूचकांकों का उपयोग आत्म सुधार, नीतियों में सुधार लाने, सरकारी योजनाओं के अंतिम छोर तक कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए और कुछ और पत्तों को भी शामिल करने के लिए करना है। इसका जो उद्देश्य है ग्रिक का, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने गरीबी के बारे में जाना और गरीबी के पर जो आर्थिक सुधार के प्रभाव रहे हैं उसको जान लिया, ठीक है? अब जो आवश्यकता की जो दूसरी बात थी वो थी असमानता, कि भारत में जो असमानता है उसको हम किस प्रकार की असमानता है और उसको दूर करने के संदर्भ में हम क्या-क्या चर्चाएँ कर रहे हैं। तो जो असमानता हमारी इनइक्वालिटी है, इसके बारे में जो है विश्व बैंक क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, आप जब मेंस की कॉपी लिखते हैं, जब वहाँ पर कुछ पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप किसी को कोट करने का प्रयास करिएगा। जैसे बहुत सारे संगठन हैं अर्थव्यवस्था में, तो उसमें से किसी एक को जो है कोट करने का प्रयास करिएगा और उसका संदर्भ उसी टॉपिक से होना चाहिए। जैसे असमानता के बारे में विश्व बैंक भी अपनी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है? तो उसको हमने यहाँ पे कोट करने का प्रयास किया है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉपी होगी, उसमें थोड़ा वज़न आएगा, है ना? उसमें नंबर आपके अच्छे मिलने के चांस होते हैं। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के बाद असमानता में कमी आई थी, जो 1980 के दशक के प्रारंभ तक जारी रही। उसके बाद यह बढ़ने लगी और 2000 के दशक के प्रारंभ में आसमान छू रही थी। देखिए 1980 के दशक के प्रारंभ तक जारी रही थी। असमानता में कमी जो है 1951 से लेकर के और 1947 से लेकर के 1980 तक जो असमानता में धीरे-धीरे कमी आ रही थी। लेकिन यह बढ़ना प्रारंभ हुई है और 2000 के दशक में सबसे ज़्यादा असमानता भारत में रही है, ठीक है? वर्ष 2014-15 और 2022-23 के बीच विशेष रूप से संपत्ति के संकेंद्रण के संदर्भ में उच्चतम स्तर की असमानता में वृद्धि देखी गई है। संपत्ति के संकेंद्रण मतलब कुछ संपत्ति का क्या करना, अपने तक ही सीमित रखना। इस बात में क्या आई है? वृद्धि आई है कि मतलब जो संपत्ति है वो सिर्फ़ हमारे पास रहे, किसी और के पास ना जाने पाए। उसका संकेंद्रण करने में जो है कि जो प्रवृत्ति लोगों में रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। किसमें? 2000 के दशक में देखी गई है। मतलब 2000 से लेकर के 2010 तक की बात है, इसके दौरान की बात हो रही है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे लिखा है दो 2014 से 2022-23 के बीच इसका जो उच्चतम स्तर देखा गया, ठीक है? ये तो बात होगी असमानता की स्थिति क्या है। अब हम बात करते हैं कि भारत में असमानता किस प्रकार की असमानता है, तो 2 प्रकार की असमानता है। पहली है कि आय और संपत्ति की असमानता, है ना? कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है और बहुत सारे लोगों के पास कुछ संपत्ति है। ठीक? दूसरी है सामाजिक असमानता, तो आइए थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। जो पहला है आय और संपत्ति की असमानता, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में आय और संपत्ति की असमानता विश्व में सर्वाधिक रही है, ठीक? दूसरी बात, 2022-23 में भारत में शीर्ष 1% आबादी की कुल आय में हिस्सेदारी 22.6% तथा कुल संपत्ति में हिस्सेदारी 40.1% रही। मतलब भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के सिर्फ़ 1% लोगों के पास
पूरे देश की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का 40% हिस्सा उन्हीं के पास है, सिर्फ़ 1% लोगों के पास है। बाकी जो 99% लोग बच रहे हैं, उनके पास इस संपत्ति का जो बचा हुआ हिस्सा है 60% वो है। मतलब 60% संपत्ति 99 लोगों में है और एक आदमी के पास 40% है। मतलब एक आदमी के पास ₹40 है और 99 लोगों के पास ₹60 है। बताइए, तो 1% वाले के पास ज़्यादा संपत्ति है, ठीक है? और जो 99 लोग हैं, उनके पास कम संपत्ति है। तो इस प्रकार की असमानता भारत में देखी गई है, ठीक है? दूसरी ओर 2022 में निचले 50% भारतीयों ने राष्ट्रीय आय में मात्र 15% का योगदान किया था, जबकि 1951 में यह योगदान 20.6% का था। अब यहाँ भी समस्या आ रही है, ठीक? तो आय और संपत्ति की असमानता भारत में है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक असमानता में क्या चीज़ें हैं। देखिए, भारत में सामाजिक असमानता का सबसे विशिष्ट रूप लिंग और जाति के संदर्भ में देखा जाता है कि ये महिला हैं, ये पुरुष हैं, ये फला जाति के हैं, ये फला जाति के हैं, ठीक है? तो ये जो इसमें भी जो है बहुत बड़ी असमानता देखने को मिलती है। चूँकि इनका समाज के हाशिए पर के वर्गों से आने वाले लोगों के अवसरों, आजीविका तक पहुँच, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? एक संगठन है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ये क्या बताता है? इसके अनुसार वर्ष 2023 में पुरुष स्वनियोजित श्रमिकों ने महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना अधिक आय अर्जित की थी। इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि लिंग के आधार पर जो आय की असमानता है, उसमें ये कहा गया कि जो हमारा पुरुष वर्ग है, वह जो है स्वनियोजन के मामले में महिलाओं से 2.8 गुना अधिक आय अर्जित करता है। ठीक? वहीं पर हम जब वेतनभोगी की बात करते हैं, तो जो वेतनभोगी श्रमिक हैं, श्रमिकों ने महिलाओं की तुलना में 24% अधिक पारिश्रमिक तथा पुरुष आकस्मिक श्रमिकों ने 48% अधिक पारिश्रमिक अर्जित किया। यहाँ पर भी असमानता देखने को मिल रही है। मतलब पुरुषों ने ज़्यादा संपत्ति प्राप्त की है महिलाओं की तुलना में। ठीक? ये बात हो गई। इसके अलावा जो हमारी असमानता है वो थोड़ा-सा और नए रूप ले रही है। तो यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ कि असमानताएँ नए रूप ग्रहण कर रही हैं तथा 21वीं सदी में जलवायु संकट और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण इनमें और अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए उच्च मानव विकास वाले देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्क जनसंख्या का अनुपात निम्न मानव विकास वाले देशों की तुलना में 6 गुना अधिक तेज़ी से बढ़ा है। क्या कह रहा है कि जो उच्च मानव विकास वाले हैं, मतलब जो समृद्धशाली देश हैं, वहाँ के देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त जो वयस्कों की जो जनसंख्या का अनुपात है, निम्न मानव विकास वाले देशों की तुलना में वो 6 गुना है। मतलब जो ज़्यादा देश समृद्ध है, वहाँ पर की जो वयस्क जनसंख्या है, वो क्या है? उच्च शिक्षा 6 गुना ज़्यादा प्राप्त करे। किससे? जहाँ जो देश थोड़ा-सा गरीब है, ठीक है? वो 6 गुना ज़्यादा प्राप्त कर रही है। ये बात आ रही है। मतलब हर जगह पे असमानता देखने को हमको मिल रही है, ठीक? इसके बाद अगर हम बात करें कि असमानताओं के परिणाम क्या होते हैं? अब बताइए भाई कि इस असमानता का परिणाम क्या है? इसका देखिए परिणाम इतने सारे हैं, 9 परिणाम लगभग हैं, ठीक है? 6 परिणाम हैं। पहला परिणाम यही है कि निम्न सामाजिक गतिशीलता और गरीबी उन्मूलन की धीमी गति। देखिए लिखा गया ना कि निम्न सामाजिक गतिशीलता और गरीबी उन्मूलन की धीमी गति अत्यधिक असमानता सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है, जिसका अर्थ है कि गरीब माता पिता के बच्चे गरीब ही होते देखे जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है, वो निर्धनता के दुष्चक्र में इस प्रकार से फँसा हुआ है कि उसकी जो भावी पीढ़ियाँ हैं, वह भी गरीबी और गरीब होती चली जा रही हैं। ठीक है? दूसरी बात, उचित शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, संपर्कों और परिसंपत्तियों की कमी के परिणामस्वरूप अवसरों की असमानता उत्पन्न हो रही है। ठीक? और तीसरी बात ये है कि उच्च असमानता के कारण लोकतंत्र के कमजोर होने, भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा मिलने की आशंका हो रही है, जिससे सामाजिक अशांति भी फैल रही है। ये बात तो आप सब जानते हैं कि उच्च असमानता के कारण जो लोकतंत्र के कमजोर होने की स्थिति है, मतलब जो बाहुबली हैं वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीब तबका है वो और धीमे और नीचे बढ़ता जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, पक्षपात अपना आगे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है? जिससे समाज में क्या हो रही है? अशांति फैलने की संभावना बढ़ रही है। ठीक है? चौथी बात,
अमीर और गरीब के बीच की खाई सत्तावाद को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। ठीक। पांचवी बात, असमानता और जलवायु संकट अंतर संबंधित हैं, ये आप सब जानते हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन और गंभीर मौसमी घटनाओं के अनुकूल होने के लिए विकासशील देशों और गरीब समुदायों में अपने अमीर समकक्षों की तुलना में कम क्षमता है। जैसे कोई देश बहुत अमीर है तो वो जो है जलवायु परिवर्तन में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है, मगर जो सक्षम नहीं है उस देश के खिलाफ तो वो बोल भी नहीं पा रहा है। ये भी समस्या एक आ रही है। साथ ही देशों के भीतर उच्च आय असमानता नई पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी के प्रसार में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है। इसके बाद जो छठी बात है कि आय और संपत्ति की असमानता प्रायः विभिन्न समूहों के बीच राजनीतिक असमानता और शक्ति विषमता को प्रदर्शित करती है, जिसे निर्जातीयता, भाषा, लिंग तथा जाति आदि के द्वारा परिभाषित किया जाता है। निर्जातीयता का मतलब होता है कि कोई ऐसा समूह जो अलग थलग दिख रहा हो, ठीक है, जो असमानता की वजह से अपने समाज से कट करके, ठीक है, एक समाज से कट करके एक अलग थलग दिख रहा हो। ठीक है? और इसका जो रीज़न है, वो भाषा हो सकता है, लिंग हो सकता है, जाति हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है? कि इनके इनके आधार पर हम इसको बता सकते हैं। इससे संभवतः और भी अधिक समस्याएँ या असमानताएँ उत्पन्न होती हैं और यहाँ तक कि संस्थागत कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है और नीतियों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस संदर्भ में समग्र असमानता स्तरों को नीचे लाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक की पहुँच को व्यापक बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ अवसरों की असमानता को कम करने की आवश्यकता है। ठीक है? ये चीज़ हो गई। ठीक, तो ये बात है और यही बात देखिए यहाँ पर भी लिखी गई है कि इस संदर्भ में समग्र असमानता स्तरों को नीचे लाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक पहुँच को व्यापक बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ अवसरों की असमानता को कम करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो ये तो बात होगी हमारी असमानता की। अब हम बात कर लेते हैं बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी में क्या बातें कही जा रही हैं भाई? बेरोज़गारी में देखो कहा जा रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, एक संगठन है उसके अनुसार 2018 तक बेरोज़गारी तथा अल्प बेरोज़गारी दर में वृद्धि देखी गई थी। किंतु उसके बाद इसमें गिरावट आई है। बेरोज़गारी दर 2018 में 6% के स्तर से घट करके 2023 में 3.2% हो गई है। ठीक है? जो बेरोज़गारी की दर 2018 में 6% थी, वो 2023 में घट करके 3.2% हो गई है। यही प्रवृत्ति युवा बेरोज़गारी में भी देखी गई है, जो 2018 में 17.8% थी, अब वो घट करके 2023 में 10% रह गई है। ठीक? दूसरी बात, यद्यपि देश में युवा बेरोज़गारी मुख्य चुनौती बनी हुई है तथा सरकार द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा प्राप्ति में वृद्धि के साथ भारत में बेरोजगारी की समस्या शिक्षित युवाओं में बढ़ रही है तथा कुल बेरोजगारी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 2/3 हो गई है। यह प्रक्रिया विगत कई दशकों से जारी है। मतलब जो हमारी बेरोजगारी है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। उसके लिए जो शिक्षा है, जो शिक्षा की प्राप्ति है उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है? चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा स्तर में वृद्धि के साथ बेरोजगारी दर में भी वृद्धि हुई है। 2023 में स्नातक तथा उससे उच्चतर शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोजगारी दर 28% के स्तर पर 2019 में 35.4% रही थी। ठीक है? देखो 19 में कितनी थी? 35.4% और 2023 में कितनी होगी? 28%। इसमें महिलाओं का अनुपात अधिक था, तो इसमें भी आपकी जो कमी आ रही है। ठीक है? इस प्रकार कुछ दावों के विपरीत कि भारत की वृद्धि बेरोजगारी रहित रही है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े विगत 5 वर्षों में बेरोजगारी दर में कमी को दर्शाते हैं। ठीक है? ये तो स्थिति रही है हमारे देश की बेरोजगारी के बारे में। अब इसका रीज़न क्या है? युवाओं में जो बेरोजगारी के रीज़न क्या रहे हैं? अभी तो हम यहाँ पे जो है उसकी आवश्यकता पड़ रही है ना। हम जब चुनौतियों की बात करेंगे और जब उसके निराकरण की बात करेंगे तब वहाँ पे बताएँगे कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अभी हम ये जान लेते हैं कि इस बेरोजगारी की वजह क्या है, कारण क्या है? पहला, सामाजिक कारक, जैसे अधिक जनसंख्या और नौकरी पाने के लिए सामाजिक दबाव लोगों को अपने कौशल स्तर से नीचे नौकरी करने के लिए बाध्य कर देता है। भाई देखो, एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप कोई ना कोई काम पकड़ लीजिए। ठीक है? तो जो व्यक्ति अच्छा कर पा रहा था वो अच्छा ना करके अपने सामाजिक
सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई सी भी छोटी-मोटी नौकरी पकड़ कर के अपना जीवन यापन शुरू कर दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो कौशल जो अच्छा हो सकता था, वो अब क्या हो रहा है, अब उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका सामाजिक दबाव उसके ऊपर है, ठीक? दूसरी बात, मितव्ययी तकनीकी। अब मितव्ययी तकनीकी का मतलब क्या है? आर्थिक प्रगति और तकनीकी परिवर्तन के कारण प्रविष्ट स्तर की नौकरियां मशीनों और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं, जिसमें मौजूदा कौशल अपचलित हो जाता है। भाई देखो, जो काम कल के लोग अपने हाथों से, हुनर से करते थे, अब उनकी जगह लेने के लिए कौन आ गया है? तकनीक आ गई है, ठीक है? और वो जो तकनीकें आई हैं, वो उनको क्या कर रही हैं? हटा दे रही हैं। तो इससे जो उनका कौशल है, वो भी क्या हो जा रहा है? पुराना हो जा रहा है, ओल्ड फैशन हो जा रहा है, ठीक? तीसरी बात, मानव पूँजी का कम उपयोग। उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों की कमी के परिणामस्वरूप नियोजित आबादी की उत्पादक क्षमता कम हो जा रही है, ठीक है? साथ ही नौकरी में प्रशिक्षण के साथ कौशल का समय पर उन्नयन ना होना भी बेरोजगारी की वजह बना हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और उसमें मानव विकास क्या हो रहा है, मानव पूंजी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है? मशीनों को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है? तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मशीनों के आने से जो हमारा मानव है, वो जो है नौकरियों से हाथ धो दे रहा है ना? चौथी बात, औसत दर्जे को बढ़ावा देना। अच्छी नौकरियों तक पहुंच की कमी भी लोगों को उन्नत कौशल प्राप्त करने से हतोत्साहित करती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है ना? और अन्य मुद्दे भी हैं, कुछ अन्य मुद्दे उनकी हम बात कर लेते हैं कि विकसित देशों की ओर प्रतिभा पलायन, है ना? निम्न आत्मविश्वास, इन हैंड जॉब प्रोफाइल के लिए कम प्रेरणा, विभिन्न भावनात्मक समस्याएं जैसे कि तनाव, है ना? उच्च रक्तचाप और अवसाद, डिप्रेशन, है ना? बीपी, इन सब का बढ़ने से जो है क्या हो रही हैं? आदमी और भी बेरोजगार होता चला जा रहा है, ठीक है? उपाय क्या है? इसलिए उच्च उत्पादकता और उच्च वेतन वाली नौकरियों के सृजन की आवश्यकता है। ठीक है? ये तो बात होगी हमारी बेरोजगारी की। तो हम लोगों ने जाना कि भारत में जो है आवश्यकता क्यों है, ठीक है? बेरोजगारी समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है? क्यों? क्योंकि भारत में गरीबी, असमानता और बेरोजगारी में समस्याएँ ज़्यादा हैं। तो इनको दूर करने के लिए जो हमें हमें समावेशी विकास की ज़रूरत है। ठीक है? अब इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी, कि भारत में समावेशी विकास की चुनौतियाँ क्या रही हैं? डायरेक्ट यही सवाल आपसे पूछा गया है 2023 के 2022 में, 23 में आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में, साफ शब्दों में यही सवाल पूछा गया है, मेंस में, ठीक है? तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि भारत में जो समावेशी विकास की जो चुनौतियाँ रही हैं, कि हम समावेशी विकास तो करना चाहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन कर कैसे नहीं पा रहे हैं, क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है वो है हमारी जो जनसंख्या है वो उसमें बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। दूसरी बात, जो संसाधनों का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं हो पाया है। तीसरी बात करेंगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ हमारे साथ आ जाती हैं। क्षेत्रीय विषमताएँ हैं, कृषि में संघर्ष है, अनौपचारिक या हम कह सकते हैं कि असंगठित जो क्षेत्र हमारा है उसमें समस्याएँ हैं। कौशल की कमी है, ठीक है? स्वचालन की कमी है और भ्रष्टाचार आप सब जानते हैं, है ना? तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। कि विभिन्न सरकारों ने गरीबी, असमानता और बेरोजगारी के मुद्दों से निपटने का प्रयास किया। हालांकि निम्नलिखित संरचनात्मक समस्याएं तथा आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों ने भारत में समावेशी विकास की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। इसको हम निम्नलिखित पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। अब जितनी बातें हमने आपको अभी ऊपर बताई थी, उन बातों से जो फैक्ट मिले थे उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? पहला पॉइंट है गरीबी। प्रगति के बावजूद लाखों लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। नीति आयोग द्वारा उद्धृत दस्तावेज के अनुसार विगत 9 वर्षों के दौरान अनुमानतः 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन किंतु अभी भी लगभग 11% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से क्या है, ग्रस्त है। ठीक है? दूसरी बात, संसाधनों का असमान वितरण है भारत में। धन, भूमि तथा शिक्षा के अवसर प्रायः कुछ समूहों में ही संकेंद्रित पाए गए हैं, मतलब कुछ लोगों के पास ही रहे हैं, जिससे अन्य अन्य समुदायों की प्रगति सीमित हो गई है। वर्ष 2022-23 में भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास कुल आय का 22.6% और कुल संपत्ति का 40.1% संकेंद्रण था। है कि नहीं?
अभी जो हमने आपको ऊपर बताया कि भारत के जो 1% आबादी है, उसके पास सारी संपत्ति का 40% हिस्सा है और बाकी जो 90% हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसके पास 60% जो संपत्ति है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी असमानता हमारे देश में है ना? इसके अलावा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी रही हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव किए गए के कारण कई लोगों की शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित हो गई थी, है ना? इसके बाद क्षेत्रीय विषमताएं हैं, जैसे देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास का स्तर असमान है। कुछ राज्य तेजी से विकसित हो रहे हैं और कुछ जो है उसमें पीछे रह गए, जैसे बिहार वगैरह, झारखंड, है ना? तो ये क्या रह गए? पीछे रह गए। क्षेत्रीय विषमताएं हैं। कृषि में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। यद्यपि कृषि लोगों को रोजगार देती है, किंतु सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका योगदान जो है धीरे-धीरे घटता जा रहा है। कम उत्पादकता, सिंचाई की सीमित सुविधाएं और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता समस्याओं को और बढ़ा दे रही है कि नहीं? बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, तो इसमें लिखा कि अनौपचारिक क्षेत्रक पर निर्भरता। भारत में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रक में नियोजित है, मतलब जो असंगठित क्षेत्र हैं, जैसे ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं जिसमें पेंशन नहीं मिल पा रही है या जो रजिस्टर्ड कंपनियों में नहीं है, ठीक है? जैसे जो रेहड़ी पटरी पे फल लगाने वाले या जो सामान लगाने वाले लोग हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो लोग हैं, इनको ना तो पेंशन मिल पा रही है, ना तो जो इनकी जो स्वास्थ्य की जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा पा रहा है, ठीक है? जहाँ वेतन कम है तथा सामाजिक सुरक्षा भी सीमित होती है, ठीक है? तो इस नाते भी चुनौतियाँ हैं। कौशल की अगर हम बात करें, कौशल अंतराल का, तो शिक्षा प्रणाली लोगों को आधुनिक कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल प्रदान भी नहीं कर पा रही है। हम जब बात करते हैं स्वचालन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्वचालन का मतलब है जो मशीनें आ गई हैं मार्केट में, उससे लोगों की संख्या कम हो गई है। कि यह उम्मीद है कि रोबोटिक्स एवं स्वचालन के कारण श्रमिकों के कौशल तेजी से अप्रचलित हो जा रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वचालन के कारण 2030 तक विश्व भर में 400 मिलियन से 800 मिलियन लोग नौकरियों से विस्थापित हो सकते हैं और उन्हें नई नौकरियां तलाशनी पड़ सकती हैं, ठीक है? ये समस्याएं रही हैं। 9वीं बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो इसमें कह रहा है कि भारत भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और पारदर्शिता की कमी से ग्रस्त है। आप सब जानते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई 2023 में 180 देशों में से भारत जो है 93 स्थान पर है भ्रष्टाचार में, है ना? तो ये सब जो चुनौतियां रही हैं, तो यदि उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान किया जाए तो समावेशी विकास भारत में मानव पूंजी के निर्माण कर सकता है, ठीक है? जिससे कई गुना लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आज की जो क्लास हमारी रही है वो यहाँ पे हुई है कि भारत में समावेशी विकास की चुनौतियाँ क्या हैं। अब जब हम लोग कल की क्लास में आएंगे तब हम जानेंगे कि भारत में जो समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, ठीक है? और उसके बाद उसी क्लास में कल वाली में ही हम लोग देखेंगे कि समावेशी विकास को प्राप्त करने हेतु विविध रणनीतियाँ कौन-कौन सी अपनाई गई हैं। जैसे मनरेगा में क्या सुधार किए गए हैं, क्या नया कुछ किया गया है, कौशल विकास में क्या चीज़ नया की गई है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखेंगे और साथ ही में देखेंगे यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछे गए सवालों के बारे में, ठीक है? तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।